पहले तो आप जो खड़े हैं वो बैठ जाइए, इसके बाद ही बोलूँगा मैं। अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। आप भी बैठ जाओ, मंच वाले, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग वाले भाई, आप भी बैठ जाओ, क्योंकि मेरे को दिखना चाहिए। या फिर इसको इधर ले लो, तो लोग मेरे को दिखने चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। बैठ जाओ। हाँ दोस्तों, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इतना लेट बोल रहा हूँ। कभी दिन डूबे तक बोलता नहीं हूँ, और मेरे धैर्य से ज़्यादा आपके धैर्य को धन्यवाद कि आप अभी तक बैठे हुए हैं। दोस्तों, हमारे समाज की अनेकों समस्याएं हैं, और मेरे आज तक के जितने जन जागरण में बोले गए वचन हैं उनको आप सुनिए। मैंने कभी समस्याओं पर बखान नहीं किया। मैं समस्याओं के कारणों का पता लगाता हूं और समस्या समाधान कैसे होगा ये बताता हूं। तो एक और कार्यक्रम आज ऐसा हुआ है कि पहली बार कि हम शहर के अंदर कार्यक्रम ले रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी परिस्थिति हो, लेकिन एक आज आप लोग इतने टाइम से यहाँ बैठे, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके बीच में मैं कहना चाहता हूँ, उसको दिल में आप उतार के लेके जाइएगा। बेशक समाज को लाभ होगा। आज देश के अंदर हमारे महापुरुष, इनका हम अध्ययन करते हैं तो ओबीसी समाज के लोग हैं। उन्होंने ज्योतिराव फूले को अगरबत्ती किया या अपने घर के अंदर फोटो रखा, लेकिन ओबीसी समाज ने ज्योतिराव फूले की कही हुई बातों का अमल नहीं किया। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? इसी तरीके से एससी समाज के महापुरुष, आपका बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने स्वयं ने कहा है कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन्होंने स्वयं ने कहा है, और आज देश आजाद होने के इतने साल बाद भी सिद्ध हो रहा है कि ओबीसी समाज भी बाबा साहब के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा है। और आदिवासियों की बात करें, आदिवासी शांति काल में कभी एक नहीं हो सकते, संकट काल में आदिवासी एक जरूर होते हैं। तो अब इस धरती से सदा के लिए आदिवासियों को समाप्त होने का अवसर आ गया है। क्या हम अभी भी टिकट खेलेंगे? ये सोचने वाली बात है। ये हालात जो आज आपके पास में है वो कल हमारे भी थे। हमने टिकट खेलने वालों का एक तरीका बनाया कि तुम किस तरीके से तुम्हारा सिलेक्शन होगा, किस तरीके से तुमको अधिकतम वोट मिलेंगे और किस तरीके से तुम वहां जाओगे विधानसभा और लोकसभा में, उसका हमने तरीका बनाया। और वहां जाने के बाद भी तुम्हारी नाक में हम नकेल कैसे रखेंगे, इसका भी हमने तरीका बनाया। और मेरे पूर्वज भी धार जिले से गए हैं, लेकिन धार जिला वालों ने यह सबक नहीं सीखा। यदि सीख लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। ये मैं रतलाम झाबुआ में तो रोज बोलता हूं। रोज का मतलब है महीने 2 महीने में बोलता हूं। तो वे लोग काफी कुछ उनमें परिवर्तन आ गया। धार में दूसरी बार बोल रहा हूं, पहले भी मनावर में बोला था, आज भी मनावर में बोल रहा हूं। परसों ही अलावा जी का फोन आया कि कुक्सी पधारिए। मैंने कहा यार, पहले तुमने मनावर में बुलाया था और अभी 7-8 दिन हो गए मनावर वाले आए थे मेरे पास में, और सभी लोगों को इनविटेशन देने के बाद लास्ट में मेरे पास आए थे। और मेरी मजबूरी बन गई, मेरे घर पे जिसने खाना खा लिया, पानी पी लिया, चाय पी लिया, मैं उसके घर जरूर जाऊंगा, क्योंकि आदिवासियों की निशानी है
अपने दुश्मन भी उसके घर आ जाता है तो वह उसके साथ दुश्मनी नहीं करता है और उसकी बात रखता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पधारे। मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं अक्सर आदिवासी पर बोलता हूँ, लेकिन कोई ओबीसी का आदमी मेरे से बहस कर ले ओबीसी के बारे में तो उसको पता लगेगा कि मैं ओबीसी के बारे में कितना जानता हूँ। कोई एससी का भाई मेरे से एससी के बारे में बहस कर ले तब उसको पता लगेगा कि मैं एससी के बारे में कितना जानता हूँ। हमने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के संगठन में ही काम किया 12-13 साल, लेकिन हमको लगा कि आदिवासियों को एक करने के लिए मात्र आदिवासी का संगठन बनाना होगा और वो संगठन का तरीका होना चाहिए, संगठन भी नहीं होना चाहिए। तो हमने आदिवासी परिवार बनाया। आज तक लोगों को पता नहीं है कि आदिवासी परिवार संगठन है या नहीं है। लोगों को आज तक समझ में नहीं आया आदिवासी परिवार कोई संगठन नहीं है, एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, एक व्यवस्था है। और इस देश के अंदर एससी को इकट्ठा करना चाहते हो, ओबीसी को इकट्ठा करना चाहते हो, माइनॉरिटी को इकट्ठा करना चाहते हो, आदिवासियों को इकट्ठा करके एक मुट्ठी में बदलना चाहते हो, संगठन के विचार से बाहर निकलना होगा। राजनीति अल्पकालिक राजनीति है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। आज मध्य प्रदेश के अंदर एससी के लोग परेशान हैं, ओबीसी के लोग परेशान हैं, बेरोजगारी की तो भयंकर हालत है, वो पूरे देश की हालत है। आदिवासियों की तो समस्याओं का कोई सीमा नहीं है। अभी हमारे भाई बहन आकर के बोल रहे थे, ऐसे बहुत भयंकर घटनाक्रम हमारे आसपास हो रहे हैं। मैं आपको एक बात विशेष करके कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं, आदिवासी 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 बनाम आदिवासी रोकना होगा नंबर 1, एससी बनाम एससी रोकना होगा नंबर 2। जिस दिन ये काम दोनों हो गए उस दिन ओबीसी भी आपके साथ होगा और आप अजय शक्ति बन जाएंगे। इतनी लाइनें याद कर लो। एक बार और दोहराता हूं, आदिवासी बनाम आदिवासी रोकना होगा, एससी बनाम एससी रोकना होगा। और जिस दिन ये दो काम हो गए ओबीसी के लोग भी आपका साथ देंगे, माइनॉरिटी के लोग भी आपका साथ देंगे, आप अजय शक्ति बन जाएंगे। इतना सा कहना चाहता हूं। क्या आप इस बात को इत्तेफाक रखते हैं? क्या मैं सही कह रहा हूं? यह हमारे इलाके में हुआ है। एक छोटा सा कस्बा है, जनरल उम्मीदवार था जिला पंचायत में और हमारे पास कोई जनरल का आदमी मिला ही नहीं, तो हमने एक मुसलमान भाई को खड़ा कर दिया। मुसलमान भाई को खड़ा कर दिया हमारे जो व्यवस्था उसके अनुसार। तो उसमें क्या हुआ, हमारे आदिवासी, क्योंकि वोटर्स तो 90% तो आदिवासी था और वो मुसलमान भाई को मुसलमान भी वोट दे नहीं दे कोई गारंटी नहीं थी। उदाहरण देना चाह रहा हूँ, इसको केवल उदाहरण हमारे इलाके का इसलिए, और बहुत गजब हुआ है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। इसके बाद क्या हुआ, हमारे आदिवासी लोगों ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके सवाल रखा कि यार अपने लोग तो मुसलमान को वोट नहीं देंगे, क्या करें। तो हमने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के जो लोग दूसरे खड़े हैं उनको दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, अपन पार्टी को वोट नहीं दे सकते, तो क्या करें। तो मुसलमान है, क्या हुआ, वो इंसान है कि नहीं, इंसान है कि नहीं। वो 2000 का दंगा हुआ, 2002 का, उससे पहले तो हमारे गांवों में रहते थे, दुकानें चलाते थे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। बस इतने से आर्गुमेंट के बाद हमारे लोगों ने बात मान ली और आज वो हमारे इलाके में जिला पंचायत का चुनाव जीत गया। पहली बार देश आजाद होने के बाद किसी पार्टी ने उसको, उन माइनॉरिटी के लोगों को इतनी बड़ी टिकट नहीं दिया और वो जीत गया। आज हमारे समाज के तमाम कार्यक्रमों में वो भाई जाता है, तमाम कार्यकर्ताओं में। ये विश्वास कायम करना होगा। हमारे आदिवासी लोग उस आदमी पर बिलीव किया, विश्वास किया, वो खरा उतर रहा आज की तारीख में।
इसी तरीके से हमने एक एससी के भाई को भी टिकट दिया, क्योंकि एक टिकट ऐसे भी थी हमारे जिले में, तो वो बंदा लास्ट टाइम में खिसक गया, तो वो हमारे लोगों ने उसको नहीं दिया, क्योंकि वो लास्ट टाइम में खिसक गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अपने समाज पर विश्वास है, और दूसरे जो लोग आपके साथ में हैं उन पर विश्वास है। यदि विश्वास कायम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा जीतना संभव है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन आज की तारीख में राजनीति ही देश पर तमाम प्रकार की समस्याओं का कारण बन गई है। आज सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देख लीजिए, इन जजमेंटों का लागू नहीं होने का कारण भी राजनीति है। देश में बेरोजगारी का कारण भी राजनीति है, जल जंगल जमीन छीनने का कारण भी राजनीति है, अत्याचार दमन शोषण नहीं रुकने का कारण भी राजनीति है। इस राजनीति का परिमार्जन करना ही होगा, करना ही होगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप पूना पैक्ट को नहीं समझेंगे, पूना पैक्ट को नहीं समझेंगे। और ये समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, शॉर्ट ट्रिक समझाता हूं। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमारी रिजर्व जो सीट है, हमारी जो रिजर्व सीट है, उस पर जब तक आदमी उनके द्वारा सेलेक्ट किया हुआ जाएगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान कभी नहीं होगा। जाओ, तुम्हारे द्वारा सेलेक्टेड आदमी वहां जाना चाहिए। एक लाइन में जवाब है इसका, उनके द्वारा सेलेक्टेड आदमी नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे द्वारा सेलेक्टेड आदमी जाना चाहिए। और जब ये करने के लिए बैठोगे तो तुम्हारे अंदर सिलेक्शन की बात आएगी, तो एक आदमी खड़ा होना चाहिए, दो खड़े होने चाहिए, वहां 50 खड़े हो जाते हैं, उनको कैसे रोके? ये है तरीका, ये है बात। उसके लिए हम लोगों ने जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बनाई है, और ये जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली आप लोगों ने समझ ली। ये मैं मंच पर नहीं बोल सकता, मैं जानता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं, हमारे इसके लिए ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली को आप समझोगे तो ही 2023 में आप सफल होंगे। मैं पुनः यहां से कह के जा रहा हूं, वरना आप सफल नहीं होंगे। लिख लो, आज साइन चाहो तो मेरी साइन कर देता हूं, मेरे साइन दूसरा कोई नहीं कर सकता। नहीं जीतोगे, गारंटी दे रहा हूं। यदि आप लोगों ने इस बात को रोका, कौन सी बात को? एक से अधिक खड़े हो जाते हैं आदमी, उनमें से एक कैसे करें, ये तरीका नहीं सीखोगे तो आप लोग सफल नहीं हो सकते। इसी बात के लिए हम लोग यहाँ के मध्य प्रदेश के लोगों को बार बार सजेशन करते हैं, और कई लोग इस बात को समझ भी गए। मैं यहाँ पर यहाँ के विधायक महोदय जी के विरोध में नहीं आया हूं। नंबर 1, मैं यहाँ पर आपके समर्थन में नहीं आया हूं। नंबर 2, ये बात अच्छे तरह समझिए, न यहाँ के विधायक जी के विरोध में आया हूं, न आपके समर्थन में आया हूं। मुझे पहले से पता था मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जाबाज लड़ाके, सबसे ज्यादा जाबाज कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा होंगे, इसलिए मैं आया हूं। और वो जाबाज लड़ाकों को यदि मैंने आने वाले समय में जो समस्याएं हमारे समाज के सामने आने वाली है, आपके सामने आने वाली है, उसका थोड़ा बहुत भी आपको मैंने समझा दिया तो मैं सफल हो जाऊंगा, ऐसा सोच करके मैं आया हूं। इसलिए मेरे भाइयों, आप लोगों से बार बार अनुरोध है मेरा, एक बात गांठ बांध लीजिए, आज के बाद कभी भी आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं करेंगे, एससी बनाम एससी नहीं करेंगे, ओबीसी बनाम ओबीसी नहीं करेंगे, माइनॉरिटी बनाम माइनॉरिटी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप मुस्लिम भाई भी सुन रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है बहुत महत्वपूर्ण, जो लोग हमारे आदिवासी समाज के ही लोग, जो आदिवासी समाज में ही पैदा हुए, वे लोग रात दिन
आदिवासी समाज को बिखेरने का काम करते हैं, उनका क्या? जो लोग एससी समाज में पैदा हुए और एससी समाज को रात दिन बिखेरने का काम करते हैं, उनका क्या? जो लोग ओबीसी समाज में पैदा हुए हैं और ओबीसी समाज को रात दिन बिखेरने का काम करते हैं, उनका क्या करें? उनका भी तरीका हमारे पास में है, उसका भी इंजेक्शन हमने बनाया है। लेकिन उस इंजेक्शन को हाथ में लेने का आप सीखो तब ना, लगाने का बाद में हाथ में लो तो सही। वो इंजेक्शन भी हमने बनाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली को समझे बगैर, उसको अपनाए बगैर हमारा विधानसभा लोकसभा में जाना संभव नहीं है। उसकी नसबंदी 1932 में हुई है। आज कौन सा साल चल रहा है? कितने साल हो गए? 32। 10 साल बाकी है। देश आजाद भी नहीं हुआ था, देश में अंग्रेज थे, संविधान नहीं बना था। उस समय नसबंदी हुई है कि सच्चे आदिवासी लड़ाके, सच्चे एससी के लड़ाके, सच्चे ओबीसी के लड़ाके विधानमंडल में नहीं जाना चाहिए, लोकसभा में नहीं जाना चाहिए। उसका बंदोबस्त 1932 में हुआ। और 1932 में मेरे दादा की शादी भी नहीं हुई थी। मेरे दादा की शादी भी नहीं हुई थी। सोच लो वो लोग कितना एडवांस है जिनको आप विरोधी मानते हैं। और मैं भंवरलाल परमार, मेरे साथ जी रहे इस धरती पर जितने भी जीव हैं, चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी देश का आदमी हो, कोई भी जीव जंतु हो, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं मानवता का पक्षधर हूं। इसलिए मेरा दायित्व बनता है, हमारे देश के अंदर लोकतंत्र कायम होना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, संविधान लागू होना चाहिए, मानवता आबाद होनी चाहिए। हमारे देश की शिक्षा पद्धति, हमारे देश के अंदर एक ऐसा विश्वविद्यालय था, 2 से 4 विश्वविद्यालय थे, लेकिन एक विश्वविद्यालय को बार बार याद किया जाता है, नालंदा। 10,000 स्टूडेंट एक जगह पढ़ते थे, आवासीय विद्यालय था, 2000 शिक्षक वहीं रहते थे। क्या इस देश में आज 70 साल हो गए, आजाद हुआ देश, एक भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं बना आज की तारीख में। वो देश उस जमाने का विश्व गुरु था। यदि उस तरीके का विश्व गुरु का हम कायम करना चाहते हैं तो हम लोगों को राष्ट्रवाद की परिभाषा भी दूसरी बनानी होगी। सच्चा राष्ट्रवाद क्या है? हमारे साथ जी रहे सभी जीवों का कल्याण होना चाहिए, यह सच्चे राष्ट्रवाद की परिभाषा होनी चाहिए। इसको आप जिएंगे, ऐसा मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं बार बार कहना चाहता हूं आपको एक बात कि आप लोग यदि डेमोक्रेसी के अंदर, आप लोकतंत्र के अंदर संविधान को मानते हुए, कानून को मानते हुए आप विधानमंडल में जाना चाहते हैं, लोकसभा में जाना चाहते हैं, आप एक बार जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली कैसे होगी और इसका इंप्लीमेंट करने से क्या लाभ होगा, उसका हमारे राजस्थान के लोगों से एक बार आप प्रशिक्षण जरूर लेंगे, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। और आपको वहां नहीं आना है, वो लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि आपका और मेरा खून एक ही है। ये कहना चाहता हूं, यदि आप भील है, भिलाला है या मारेला है, तो भी भंवरलाल परमार और आपका खून एक ही है, उसको कोई माइकल अलग नहीं कर सकता। ये बात मैं बार बार कहना चाहता हूं। ये रामदेव काकोड़िया, ये हमारा लोकेश मेरा छोटा भाई, और ये 2-4 भाई, सुमेर भाई, कितना बढ़िया बेहतर बोले, और बहुत सारे बातें कितना बढ़िया बोले, लेकिन क्या कारण है कि हम लोग पुलिस केस में फंस जाते हैं? इसका भी हम लोगों को थोड़ा सा और मंथन करने की जरूरत है। मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात, ये बहन आई थी, उनके लिए आप लोग जो भी थोड़ा बहुत न्याय दिलाने में सक्षम हैं, क्योंकि यहां पर हमारे से ज्यादा लोग रहते हैं और आप सक्षम हैं, आपके ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। पूरे देश के अंदर, पश्चिमी भारत के अंदर आदिवासियों के संगठन है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, सब लोग जानते हैं, और आप उनको न्याय दिलाएंगे ऐसा मैं मानता हूं। एक इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहता हूं मैं,
30 तारीख को हमारे पूरा बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे राजस्थान में हो रहा है। यहाँ कम से कम 10 से 12 लोग हम बोलने वाले आने वाले थे, लेकिन उस काम में लगे हुए हमारे एमएलए साहब है, वो भी आने वाले थे, लेकिन वो सब उनकी ड्यूटी वहां लगा दी हमने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को वहां पधारना है, वहां पधारना है और वहां पर आपको बोलना है। भले मैं बोलने से रह जाऊं चलेगा, कांति भाई बोलने से रह जाए चलेगा, लेकिन आप एक बार आइए। आप एक बार, कई भाई हमारे ये 8-10 भाई यहाँ बैठे हुए जो कई बार वहां राजस्थान में आए, जैस के मेरा अभी मामला हुआ उसमें भी आए थे, बोले। मैं दिल से सलूट करता हूं तमाम भाइयों को, लेकिन वहां आप आइए और आप हमारे लोगों से जुड़िए और हम आपसे जुड़ेंगे। आदिवासियों की एक समस्या है, एससी समाज की एक समस्या है, ओबीसी समाज की भी एक समस्या है। वो अपने साथ सबको जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते। समझ रहे? मैं आपको मेरे साथ जोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे नहीं जुड़ना चाहता हूं। मैं क्या समझता हूं, हर एक आदमी क्या समझता है जो बड़ा लीडर है, ये लोग मेरे कहे अनुसार चलने चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं करते, हमारी जो राय बनती है वो ही फाइनल। आदिवासी परिवार का अध्यक्ष कौन है मालूम है आपको? आदिवासी परिवार का संयोजक कौन है, अध्यक्ष कौन है, प्रभारी कौन है? आम राय है, वह आदिवासी परिवार का अध्यक्ष है। आम राय, मैं अध्यक्ष नहीं हूं, न कांति भाई अध्यक्ष है, न राजकुमार अध्यक्ष है, कोई नहीं है। आम सहमति, आम राय है, वही अध्यक्ष है। अभी हमारे पिछले 2018 से कुछ साथी हमारे से अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? इन टिकटों के चक्कर में। अभी हम लोगों ने पिछले कुछ 2-4 दिनों से हम लोग अभी उनके से सहमति ले रहे, चर्चा कर रहे, तो वो तो उसी तैयारी में बैठे थे कि वो हमारे पास कब आए, हम लोग उनके साथ जुड़े। हमारा सुलह हो रहा है और सुलह हो जाएगा। हमारे तमाम प्रकार के लोग हमारे से दूर है, वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको यहाँ पर अभी दिन दुबे दे सकता हूँ। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग हमारे समाज से, हमारे संगठन से अलग हुए हैं, उनको भी हमें जोड़ना चाहिए। मैंने अलावा जी को यह भी कहा, इस पंचायत में जाने के बाद तुम्हारे पास भी हम आएंगे, भले वो आज आए, कल आए, परसों आए, कभी भी आएंगे। और यदि आप हमारी बात सुनते हैं तो हम सलाह मशवरा करके एकजुटता कायम करने का भी प्रयास कर सकते हैं, यदि दोनों गुट हैं वो सहमत हो तो। ये भी हमने बोला है। तो आप लोगों से विशेष करके मेरा, जितने भाई यहाँ पर आए हैं, मैं हर बार जो बातें ज्ञान की बताता हूं वो यहाँ पर नहीं बता पाया, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चन, इतनी समस्याएं गिना दी कि इन समस्याओं का समाधान जो आप लोगों ने खोजा था उसके बारे में मेरा बोलना जरूरी हो गया। आप लोगों को आर्टिकल 51AH के बारे में जानकारी रखना होगा। 51AH, आर्टिकल 19, आर्टिकल 13(3) का, उनके बारे में विशेष करके आर्टिकल 25, उनके बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जो संविधान भी कौन सा जो प्रारंभ में लिखा गया था, उस संविधान की बुकलेट लाइए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़िए, उनके आधार पर आप लोग काम करिए। और बोलने में जो हम वक्तव्य देते हैं उसमें एग्रेसिवता लॉज के समान होनी चाहिए। कैसे? थोड़ा धीरे, फिर थोड़ा सा फास्ट, फिर थोड़ा धीरे, फिर थोड़ा फास्ट, इस तरीके से बोलना चाहिए हमको। धारा प्रवाह, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और किसी भी तरीके से हमारा गुस्सा मारना सीखना होगा। मेरे को भी, मैं बहुत ही आपका गुस्सेल आदमी हूं, लेकिन मेरे को एक आदमी ने बताया था, भंवरलाल गुस्सा मारना सीखना होगा। और मैंने गुस्सा मारना सीखा, आज मैं बहुत सहनशील बन गया हूं। अभी मेरे को कोई भी लोग गाली देते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कुछ अनाप शनाप कहते हैं, मेरे रंग के बारे में भी बात करते हैं। मैं 2011 में इस बीमारी से ग्रसित हुआ, लेकिन यह बीमारी से ग्रसित होने के बाद मैं सबसे ज्यादा फेमस हुआ।
मेरे फोटो आगे के नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं तो 2002 से काम करता हूं समाज में, लेकिन 2011 में मेरे को हुआ, उससे पहले कई फोटो नहीं मिलेंगे। फेसबुक पर एक फोटो मिलेगा मात्र। आज लाखों लोगों के पास मेरे फोटो, लाखों, और न जाने कहां कहां लोग सुनते हैं। ये बीमारी होने के बाद मैं और ज्यादा फेमस हुआ। उसका कारण यह है कि मैंने जो जानकारी हासिल किया, वो परिपक्वता हासिल किया, बोलने का तरीका विकसित किया, वो चीज आप लोगों को पुनः कायम करना होगा, आपको भी सीखना होगा। आप में बहुत काबिलियत है। मैं चाहता हूं कि भंवरलाल परमार जैसे कम से कम 100 से 150 आदमी इस मध्य प्रदेश में पैदा हो, आपकी गुलामी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, यह मैं कहना चाहता हूं। और वो लोग एससी के भी होना चाहिए, माइनॉरिटी के होना चाहिए, ओबीसी के होना चाहिए, और मेरे खून के तो हर हाल में होना चाहिए। और मैं वो पोटेंशियल आप में है, वो काबिलियत आप में है, बस थोड़ा सा आपको प्रशिक्षण लेने की जरूरत है, कैडर लेने की जरूरत है। और एक बार पुनः कहना चाहता हूं, जयस संगठन को बिखरने से रोकना है, इसको मजबूत बनाना है। भंवरलाल परमार की रही से जिंदगी खत्म हो जा चलेगा, लेकिन मैं आपके जयस को पुनः मजबूती देने के लिए, उसको पुनः मजबूत बनाने के लिए, पुनः एक करने के लिए अपनी जान की बजाय बाजी लगाने के लिए तैयार हूं। आज हमारे राजस्थान में देख लीजिए, पड़ोसी गुजरात में देख लीजिए, आदिवासी परिवार की मजबूत जड़ें कायम हो गई है, उसको अब कोई हिला नहीं पाएगा। मैंने एक किताब भी लिखी है, आदिवासी परिवार विजन बुक, उसको भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि मेरे को दे दो, मैं कभी देने वाला नहीं हूं। उसके लिए आपको मेरे घर आना पड़ेगा, रोटी का प्रबंध करूंगा, सोने का प्रबंध करूंगा, वो नहीं मिलेगा जी। हाँ, फोटो भी नहीं मिलेगा। वो बोल रहे, उनको मालूम है इसमें क्या क्या लिखा है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें लिखी है कि हमारे समाज को किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद टूटेगा कैसे नहीं, वो सब बातें लिखी हुई। हम देते क्यों नहीं है? क्योंकि पता ही नहीं पड़ता साला कौन हमारा है, कौन। आगे नहीं बोलता हूं। बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी, इतने टाइम तक आप बैठे, और एक दो साथी हमारे बीच में और हैं, उनको भी सुनना है, इसलिए मैं अपनी बात को जितनी कह दी उतना ही। लेकिन एक बात जो मैंने बार बार बोली उसको याद रखना, आदिवासी बनाम आदिवासी नहीं, एससी बनाम एससी नहीं, ओबीसी बनाम ओबीसी नहीं। लेकिन जो लोग हमारे समाज के आदिवासी होकर के आदिवासी के विरोध में काम करते हैं, उनको कैसे रोका जाए, उसका इंजेक्शन हमने बनाया है। उस इंजेक्शन को आप लोग एक बार समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतनी बात मैं कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय वीर प्रदेश।